ये 10th क्लास का अध्याय 6 जो राजनीतिक दल वाला लेसन है, उसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट इससे पहले अपलोड किया था, उसी का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में को मैं आपको याद दिला देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था राजनीतिक दल क्या होते हैं। ये लोगों का एक समूह होता है जो अपनी नीतियाँ और अपने कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं और जनता की एक जो राय है उसका निर्माण करते हैं। जो इसमें विपक्षी दल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दल चुनाव में हार जाता है वो एक विपक्षी दल की भूमिका निभाता है और जो सत्तारूढ़ दल होता है जिसकी सरकार बनती है उस पर अंकुश लगा के रखता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसके घटक क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था नेता पहला घटक था, मतलब लीडर। दूसरा था उसमें सक्रिय मेंबर, सक्रिय सदस्य, जिसको एक्टिव मेंबर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, नेता जो वादे करता है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। थर्ड हमने देखा था अनुयायी। ये एक खास पार्टी से जुड़े होते हैं, प्रचार नहीं करते लेकिन एक खास पार्टी के समर्थक होते हैं। आगे हम देखते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला क्या आएगा, राजनीतिक दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने में मदद करते हैं। देखो राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की, मैंने उस दिन जो इसकी पहले जो वीडियो अपलोड करी है उसमें भी आपको बताया था विस्तार पूर्वक कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन मुद्दों को लेके चलते हैं जिनका संबंध जनता से होता है, जिससे जनता प्रभावित हो और वो उनको जिता दे, उनकी सरकार बने। तो क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं, क्योंकि भारत जो लोकतांत्रिक देश है और जनसंख्या में बहुत बड़ा देश है, तो ऐसे देश में क्या है, विभिन्न विचारों के लोग हैं। कोई भी व्यक्ति एक किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता होगा, सबके अलग अलग विचार है। किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई चीज़। तो होता क्या है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने में किसकी मदद करते हैं, सरकार की मदद करते हैं। फिर आता है हमारे, वे विभिन्न प्रतिनिधियों को एक साथ लाते हैं ताकि एक जिम्मेदार सरकार बनाई जा सके। जो पार्टी जीती है उसकी सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद उनमें से मंत्री बनाए जाते हैं। हर मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाता है। जैसे शिक्षा का विभाग हमने किसी मंत्री को दे दिया, किसी को परिवहन विभाग दे दिया, किसी को कृषि विभाग दे दिया। तो हर मंत्री को अलग अलग विभाग क्यों दिया जाता है, जिससे कि काम को अच्छे ढंग से संपन्न किया जा सके। कृषि विभाग जिस मंत्री को दिया वो कृषि संबंधी व्यवस्था देखेगा, जिसको शिक्षा विभाग दिया वो शिक्षा संबंधी व्यवस्था देखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रतिनिधियों को एक मंच पे लाके खड़ा करने का जो काम है वो कौन करता है, हमारे राजनीतिक दल। फिर आपकी एनसीईआरटी की बुक में बता रखा है, देखिएगा उसमें कि जो कोई भी देश होता है उसमें 3 प्रकार की प्रणाली हो सकती है। एक होता है एक पार्टी प्रणाली, जैसे कि चाइना में है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक पार्टी होगी, उसी का जो है दबदबा चलेगा। वहाँ पर कभी कोई दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आती, कई सालों से एक ही पार्टी सत्ता में रहती है और उसी का शासन हमेशा चलता रहता है। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है। फिर आता है 2 पार्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्टी होती है, जैसे कि अमेरिका में है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टियों का शासन चलता है। उसके बाद आता है हमारा बहुदलीय प्रणाली। ये यहाँ है बहुदलीय। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा पार्टियां होती है। जैसे कि भारत, आपने देखा है भारत में बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारे दल है, क्षेत्रीय दल अलग है, राष्ट्रीय दल अलग है। तो ये होती है बहुदलीय प्रणाली। इसमें बहुत सारे दल होते हैं और सब जो चुनाव के समय सभी दलों को आज़ादी होती है कि वो उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, जैसे कि भारत में होता है। तो किसी भी देश में 3 प्रकार की प्रणाली हो सकती है। एक पार्टी जिसमें एक ही पार्टी होगी, एक ही राजनीतिक दल होगा। जैसे कि चीन में 2 पार्टी जिसमें 2 पार्टियां होती है, जैसे कि अमेरिका में होती है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और जिसमें बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती है, जैसे कि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, बहुत सारे बड़े बड़े दल भी है, छोटे छोटे दल भी है, नए नए दल भी बन जाते हैं। कुछ लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर नए दल का निर्माण भी कर देते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, इसका नाम आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, अभी कुछ वर्षों से ये अस्तित्व में आई है। तो नई नई पार्टियां भी बनती रहती है। फिर हमारे सामने सबसे मुख्य
मुद्दा क्या आता है कि जो राजनीतिक पार्टी है उनके सामने क्या क्या चुनौती आती है। सबसे मेन चुनौती क्या आती है कि उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। सभी लोगों की, कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि सभी लोगों की भागीदारी शामिल होती है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि उसमें आंतरिक लोकतंत्र की जो काम करने का उनका अंदर का तरीका होता है, जो आंतरिक रूप से उसमें काम किया जाता है, उसमें लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों को साथ लेके नहीं चला जाता। दूसरा, वंशानुगत मताधिकार की चुनौती। कई जगह ये होता है कि एक पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसका एक पार्टी का उम्मीदवार है मान लो, उसके बाद अगला जब शासन हुआ तो उसका पुत्र आ गया सत्ता में, फिर और कुछ सालों बाद फिर उसका पुत्र आ गया। तो लोगों की क्या धारणा होती है कि उसी परिवार के जो शासक है उसी को जिताएंगे हर बार। वो उनके दिमाग में मतलब ये छाप पहले से ही, छाप के रूप में ये लगा लीजिए कि उनके दिमाग में ये पहले से ही तय है कि हमें इसी व्यक्ति को या इसी के पुत्र को आगे जिताना है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंश परंपरा जो है वो चलती रहती है। वो भी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर किसी एक परिवार का इसमें हक नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। फिर आता है धन और बाहुबल्य शक्ति की बढ़ती भूमिका। कई लोग पैसे के बल पर या फिर ताकत के जो शक्तिशाली होते हैं, जिनका समाज में दबदबा होता है, जो थोड़े क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे के बल पर या अपनी शक्ति के बल पर हर बार जीतते रहते हैं, क्योंकि लोगों में डर होता है कि अगर हमने इसको वोट नहीं डाली तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग पैसे का दबदबा दिखाकर हर बार जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ भी थोड़ी क्या वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर सबको आज़ादी होनी चाहिए। पैसा, वंश परंपरा, ये चीज़ें बाद में आती है, क्योंकि अगर वंश के आधार पर एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार जीतता आ रहा है तो वो भी गलत है, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा। और अगर कोई पैसे के बल पर या ताकत के बल पर जीत रहा है वो भी गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सबको अधिकार होना चाहिए। और एक ही अगर सत्ता में हर बार आ रहा है तो होता क्या है कि वो अपनी मनमानी कर सकता है और उस पर अंकुश लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, कठिन काम हो जाता है। फिर आता है हमारा सुधार, कि ये जितनी भी कमियाँ हैं या जो भी चुनौतियाँ हैं उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून, हमारे संविधान में दल बदल विरोधी एक कानून बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टी आसानी से अपना दल नहीं बदल सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि विधायिका से उसकी सीट चली जाएगी। अगर किसी भी उम्मीदवार ने दल बदल किया, अपना दल बदल लिया, तो विधायिका में क्या होगा, उसकी सीट खो जाएगी, वो वहाँ से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं का आरक्षण, क्योंकि शुरू से ही समाज जो हमारा रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है, महिलाओं को कम अधिकार या एक तरीके से दबाने का काम हमेशा होता आया है। तो अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो उससे क्या होगा, महिलाएं भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, उन्हें भी जो देश में अपनी भागीदारी का जो एक नया पहलू उनके हिसाब से सामने आएगा और वो भी अपनी भागीदारी दिखा सकेगी। तो महिलाओं का आरक्षण किया गया है 1/3। और एक हमारे जो चुनाव आयोग है उन्होंने आयकन रिटर्न की व्यवस्था की है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसको चुनाव लड़ने से पहले एक फॉर्म भरना होता है, नामांकन पत्र, एक फॉर्म भरना होता है। उसमें उसको अपनी सारी संपत्ति की डिटेल देनी होती है, वो कितना पढ़ा लिखा है उसके बारे में उसको बताना होता है। तो ये भी एक उपाय है जिससे हम इसको सुधार सकते हैं। उसके बाद इस लेसन में हमें बताया है कि जो चुनाव आयोग होता है वो क्या काम करता है। देखो, ये हमने राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस लेसन में पढ़ा, वो होता क्या है, क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या घटक होते हैं उसके, कितने प्रकार की हमारे देश में राजनीतिक प्रणाली हो सकती है। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दलों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो राजनीतिक दल है उनकी कमियां क्या है, क्या क्या चुनौती सामने आती है, फिर उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। अब सबसे मुख्य मुद्दा आता है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, चुनाव आयोग का मतलब हो गया कि वह आयोग जिसका काम होता है पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना। अब कोई एक आदमी तो इतने बड़े लेवल पे चुनाव करा नहीं सकता, तो एक हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, हेड होता है, और छोटे छोटे प्रादेशिक जो विभिन्न प्रदेशों में चुनाव की व्यवस्था को देखते हैं प्रादेशिक चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, सबसे पहला तो किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करना, वोटर आईडी जो हमारे बनते हैं वो उसकी व्यवस्था करना। दूसरा, किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा,
देखिए, अगर मैं जैसे हाथ का निशान अगर मैं आपको बोलूं तो आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा, कांग्रेस पार्टी। अगर मैं कमल का निशान बताऊं तो आपको दिमाग में क्या आएगा, ये बीजेपी पार्टी का निशान है। झाड़ू किसका है, आम आदमी पार्टी का है। तो ऐसे ही बहुत सारे, मैंने अभी बताया था आपको, बहुत सारे राष्ट्रीय दल है, बड़े बड़े दल, क्षेत्रीय दल भी है, छोटे छोटे दल भी है। तो उन सभी दलों की पहचान के रूप में उनको चुनाव चिन्ह देने का, आवंटित करने का कार्य करता है हमारा चुनाव आयोग। इसके बाद वो क्या काम करता है, पूरे देश में जब चुनाव की तिथि निश्चित हो जाती है कि चुनाव किस दिन होने हैं, तो चुनाव आयोग क्या करता है, पूरे देश को विभाजित करके छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था करता है कि निश्चित तिथि पर चुनाव हो जाए। उसके बाद वो क्या देखता है कि जब जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 18 साल या उससे ज़्यादा के व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है, तो वो ये ध्यान रखता है कि एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे, एक से ज़्यादा ना दे। अगर उसने एक से ज़्यादा दी तो वो एक तरीके का भ्रष्टाचारी होगा। फिर क्या होता है, उस समय किसी प्रकार के झगड़े की संभावना ना हो, इसलिए पुलिस बल तैनात किया जाता है, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाती है। और इलेक्शन के समय किस किस की ड्यूटी लगेगी, फिर जब इलेक्शन की तिथि, मतलब जब इलेक्शन हो गया उसके बाद इसका नतीजा कब घोषित होगा, उसकी तिथि निश्चित करना, ये सारे काम हमारा चुनाव आयुक्त करता है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में पूरी प्रावधान दे रखा है। उसके बारे में बता रखा है कि चुनाव आयुक्त की आयु क्या होगी, वो क्या काम करेगा। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।